कभी सोचा जाए कि कागज पर लिखे ग्रहों के नियम मतलब चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है। हाँ, चार्ट के नंबर तो पूरी तरह से यही गवाही देते हैं कि तिजोरी एकदम खाली रहने वाली है। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में उसी दिन करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। हाँ, और मान लीजिए एक ऐसा चार्ट है जहां नियम साफ कह रहे हैं कि कभी तरक्की नहीं हो सकती और अगले ही दिन उस व्यक्ति को कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या ये पूरी ज्योतिष विद्या ही गलत है? हाँ, या फिर ऐसा लगता है कि वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई है जिसके जरिए भविष्य देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब जब हम किसी डायग्नोसिस या विश्लेषण की बात करते हैं तो एक प्रकार की सटीकता की उम्मीद तो होती ही है ना? बिल्कुल होती है। अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो दरार साफ दिखनी चाहिए। हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो भी बिल्कुल इसी सटीकता के लिए जानी जाती है। लेकिन जब जमीनी हकीकत चार्ट में लिखे नंबरों से बिल्कुल उलट हो जाती है तो अच्छे अच्छे विश्लेषकों का मतलब उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। एकदम सही कहा, और यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है। ठीक है, तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण में इस पूरे मामले को अनपैक करते हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो केपी एस्ट्रोलॉजी के कुछ सबसे प्रभावशाली लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले सूत्रों पर आधारित है। जो कि बहुत जरूरी सूत्र हैं। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि जब सामने दिख रही ग्रहों की स्क्रिप्ट कुछ और कहे और किस्मत कुछ और दिखाए तो वो कौन सी मास्टर की है जो हमसे छूट रही है। और आखिर वो कौन सी छुपी हुई परत है जिसे स्वयं इस पद्धति के जनक के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने एक गोपनीय रहस्य के रूप में छोड़ दिया था। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जो लोग इस पद्धति का गहराई से अध्ययन करते हैं उनके लिए ये स्थिति सच में बहुत हताश करने वाली होती है। देखिए, होता क्या है ना, आप नियम लगा रहे हैं, आप ग्रह नक्षत्र और सब लॉर्ड की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जो घटना घटनी चाहिए थी वो नहीं घटी, या फिर जो बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए थी वो घट गए। हाँ, और इसका कारण सिस्टम की विफलता नहीं है बल्कि उस मैकेनिज्म को न समझना है जो सतह के नीचे काम कर रहा है। तो इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम उन परिस्थितियों को थोड़ा और करीब से समझें जहां आंकड़े पूरी तरह से धोखा देते हैं। बिल्कुल, उदाहरण से समझना हमेशा बेहतर होता है। हाँ, सोर्स मटेरियल में 3 ऐसे चौंकाने वाले उदाहरण दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि ग्रहों की ये जो स्क्रिप्ट है वो कैसे एक इल्यूजन यानी एक भ्रम पैदा कर सकती है। क्योंकि उन असंगतियों पर गौर करना ही समाधान तक ले जाएगा। बिना बीमारी की गंभीरता समझे तो मतलब इलाज का महत्व समझ ही नहीं आएगा, है ना? एकदम। एक पहले उदाहरण को देखते हैं। ये संतान प्राप्ति का मामला है। मान लीजिए कोई किसी विश्लेषक के पास आता है। विश्लेषक किसी एक्स ग्रह की स्क्रिप्ट देखता है तो नक्षत्र के स्तर पर 5th हाउस दिख रहा है जो कि संतान प्राप्ति का मुख्य भाव होता है। जी बिल्कुल होता है। लेकिन जब बात सबलॉट के स्तर पर आती है जो कि केपी सिस्टम में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और जो अंतिम फैसला करता है तो वहाँ 4, 8 और 10 हाउस आ रहे हैं। यहाँ पेंच आ गया। वही तो। अब यहाँ एक बात समझ नहीं आती। बुनियादी नियम कहते हैं कि सबलॉर्ड ही तय करेगा कि काम होगा या नहीं। सही बात है। तो यहाँ सबलॉर्ड ने 4, 8, 10 देकर 5th हाउस को पूरी तरह से नेगेट कर दिया है। उसे काट दिया है। पूरी तरह से नकार दिया। और पूरी स्क्रिप्ट में 2, 5, 11 में से कोई भी सहायक हाउस मौजूद ही नहीं है। तो कोई भी आम ज्योतिषी तुरंत कह देगा कि क्षमा करें, संतान सुख नहीं है। लेकिन ये कैसे? लेकिन असल जिंदगी में बच्चा हो जाता है। हाँ, ये कैसे संभव है? क्या स्क्रिप्ट सबसे अंतिम सत्य नहीं है जो सीधे तौर पर पैसे से जुड़ा है? वेल्थ का मामला। हाँ, एक ग्रह के नक्षत्र में 5 और 8 हाउस है और सब लॉर्ड पर 1 और 5 हाउस है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में धन प्राप्ति के लिए 2, 6, 11 हाउस चाहिए होते हैं जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, उनका नामो निशान तक नहीं है। तो नियमों के अनुसार इस दशा में आर्थिक स्थिति कमजोर रहनी चाहिए। लेकिन सोर्स मटेरियल स्पष्ट रूप से बताता है कि इसी दौरान अचानक बहुत सी वेल्थ आ गई। मतलब आंकड़े कह रहे हैं कि तिजोरी खाली रहनी चाहिए, लेकिन असल में तिजोरी भर रही है। ये स्थिति तो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद गणना ही गलत है या जन्म का समय गलत है। और तीसरा उदाहरण तो इस भ्रम को और भी गहरा कर देता है। ये स्टेटस राइज यानी तरक्की और रुतबे का मामला है। अच्छा, इसमें क्या स्थिति बन रही है? एक चार्ट में ग्रह 1 और 5 दे रहा है, उसका नक्षत्र 2 और 3 दे रहा है और सबलॉर्ड वापस 1 और 5 दे रहा है।
तो केपी के नियमों के अनुसार ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से स्टेटस राइज का तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। नियमानुसार इस समय में कोई प्रमोशन, कोई तरक्की नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या होता है? तरक्की हो जाती है? हाँ, बड़ा स्टेटस राइज हो जाता है। उसे वो तरक्की मिल जाती है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मतलब ये सब देखकर तो किसी का भी सिर घूम जाएगा, है ना? एकदम। अगर सबलॉर्ड ये अंतिम फैसला करता है तो वो फैसला जमीन पे लागू क्यों नहीं हो रहा? सिर घूमना लाजमी भी है। देखिए, अगर विश्लेषण सिर्फ इन नंबरों की बाइनरी दुनिया तक सीमित रहेगा ना, तो ये असंगतियां हमेशा परेशान करेंगी। तो फिर इसका हल क्या है? इन सभी असंगतियों का मतलब, इस पूरे भ्रमजाल का जवाब केपी एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी फाउंडेशन में छिपा है। और वो जवाब ये है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर ग्रह समान रूप से स्वतंत्र नहीं है। अच्छा। हाँ, ग्रहों की प्रकृति और उनके नियंत्रण के अधिकार बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। ग्रहों की प्रकृति। एक मिनट रुकिए। क्या हम यहाँ शुभ और अशुभ ग्रहों की पुरानी बहस पर वापस जा रहे हैं? नहीं। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी तो नंबर्स और हाउसेस पर काम करती है, शुभ अशुभ पर तो नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। हम शुभ या अशुभ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ग्रहों के नियंत्रण और उनकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ओहो, स्वतंत्रता। हाँ, यही से सारा खेल बदलता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रह। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। जब मैं सोर्स मटेरियल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में तुरंत रियल एस्टेट की एक एनालॉजी आई। अच्छा, वो क्या? मतलब इसे हम मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते की तरह देख सकते हो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए जरा। देखिए, एक व्यक्ति वो है जो मकान का असली मालिक है। उसका अपनी संपत्ति पर पूरा सीधा नियंत्रण है, वो पूरी तरह से आजाद है। हाँ, उसे कोई भी बदलाव करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। एकदम सही। और दूसरा व्यक्ति वो है जो किराएदार है, जो किसी और की संपत्ति में रह रहा है। बिल्कुल। किराएदार भले ही उस घर में रहता हो, लेकिन उसे मकान मालिक के नियमों से बंध कर रहना पड़ता है। वो स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। सही बात है। मतलब अगर मकान मालिक कहेगा कि दीवार का रंग लाल होगा, तो किराएदार को लाल रंग में ही रहना होगा। तो क्या ये एनालॉजी इन ग्रहों के व्यवहार पर फिट बैठती है? हाँ, ये एनालॉजी इस पूरे रहस्य को खोलने की सबसे बेहतरीन चाबी है। चलिए इसके पीछे की ज्योतिषीय लॉजिक या मैकेनिज्म को थोड़ा तकनीकी रूप से समझते हैं। बताइए। सोर्स मटेरियल के अनुसार टेनेंटेड ग्रह, यानी जो आपका किराएदार ग्रह है, वो होता है जो किसी न किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना हो। अच्छा, मतलब कोई अन्य ग्रह आके उसके नक्षत्र में बैठ गया है। बिल्कुल। अब चूंकि कोई और उसके घर में आ गया है, तो उस ग्रह की ऊर्जा उसका फोकस बन जाता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। तो फिर अनटेनेंटेड ग्रह कौन से हुए? वही स्वतंत्र मकान मालिक? हाँ, एकदम वही। अनटेनेंटेड ग्रह वो है जिसकी ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त है। इसके लिए 3 स्पष्ट शर्तें बताई गई हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, वह ग्रह जो किसी भी अन्य ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो, यानी उसकी संपत्ति में कोई किराएदार नहीं है, वो एकदम अकेला और स्वतंत्र है। समझ गई। और दूसरी शर्त यह है कि वह ग्रह जो अपने नक्षत्र में बैठा हो। और तीसरी शर्त, वह ग्रह जिसने किसी दूसरे ग्रह के साथ नक्षत्र परिवर्तन किया हो, यानी वे आपस में एक दूसरे के नक्षत्र स्वामी बन गए हों। अच्छा, तो इन तीनों ही स्थितियों में ग्रह को अनटेनेंटेड माना जाता है। जी हाँ, और इसका ज्योतिषीय महत्व ये है कि इस ग्रह की जो मूल ऊर्जा है वो किसी और की वजह से बढ़ती नहीं है, वो पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित हो सकती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें उस सीक्रेट रूल को खोलना है जो कृष्णमूर्ति जी ने छिपा कर रखा था। बिल्कुल। मतलब हमने ये तो समझ लिया कि ग्रह किराएदार यानी टेनेंटेड या स्वतंत्र मकान मालिक अनटेनेंटेड होते हैं, लेकिन इसका उस एक्सरे मशीन वाली समस्या से क्या लेना देना है? रूल 1 वास्तव में काम कैसे करता है? देखिए, रूल 1 अनटेनेंटेड ग्रहों के एकाधिकार यानी इनके मोनोपोली के बारे में है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत लिखा है। वो क्या है? कि अगर कोई अनटेनेंटेड ग्रह किसी भाव का कस्पल सबलॉर्ड यानी CSL बन जाता है, तो वह अपनी महादशा या अंतरदशा में उस भाव के सबसे प्रबल परिणाम देगा। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, बताइए। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ग्रह स्वतंत्र है यानी अनटेनेंटेड है और वो किसी भाव के कस्पल सबलॉर्ड की कुर्सी पर बैठ गया, तो दशा आने पर वो उसी भाव के परिणाम देगा? बिल्कुल देगा। और वो अपनी खुद की स्क्रिप्ट को इग्नोर कर देगा? ये तो
मतलब एक तरह की बगावत हो गई ना, ऐसा क्यों होता है? इसे बगावत नहीं बल्कि एकाधिकार कहते हैं। इसका कारण उस ग्रह की अनबाउंड यानी मुक्त ऊर्जा है। जब कोई ग्रह अनटेनेंटेड होता है तो उसके ऊपर किसी और ग्रह के नक्षत्र का दबाव नहीं होता। उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है। अच्छा। और जब ये शुद्ध ऊर्जा वाला ग्रह किसी भाव का CSL, जो कि उस भाव का मुख्य नियंत्रक है, वो बन जाता है, तो उसे परिणाम देने के लिए अपनी सामान्य स्क्रिप्ट की बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह! वो उस कुर्सी की पूरी ताकत का सीधे तौर पर इस्तेमाल करता है। चलिए इसे उन 3 उदाहरणों से जमीन पर उतारते हैं जो सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी चार्ट की भाव टेबल में चंद्रमा 1st, 5th और 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। और ये चंद्रमा पूरी तरह से अनटेनेंटेड है, यानी स्वतंत्र मकान मालिक है। हाँ। तो जब दशा आएगी तो क्या असर होगा? असर बहुत ही सीधा और शक्तिशाली होगा। ये चंद्रमा पूरी ताकत के साथ 1st, 5th और 12th भाव के परिणाम जीवन में उतार देगा। मतलब क्या-क्या होगा? मतलब खूब शॉपिंग होगी, खर्चे बढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट और मौज मस्ती पर ध्यान जाएगा, जीवन में एकदम जश्न का माहौल बन जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि ऐसा तब भी होगा जब चंद्रमा की अपनी जो नियमित स्क्रिप्ट है उसमें 5 या 12 हाउस दूर दूर तक नजर ना आ रहे हो। बिल्कुल। हाँ, यही वो भ्रम है। हाँ। मतलब एक विश्लेषक सिर्फ स्क्रिप्ट देखकर कहेगा कि अरे चंद्रमा में तो 5 और 12 है ही नहीं, खर्चे और मौज मस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि चंद्रमा अनटेनेंटेड है और 5-12 का CSL है, तो उसकी स्वतंत्र ऊर्जा स्क्रिप्ट को ओवरराइड कर देगी, है ना? एकदम सही। वो एक स्वतंत्र शासक की तरह अपनी मर्जी चलाता है। दूसरा उदाहरण शुक्र का है। मान लीजिए शुक्र अनटेनेंटेड है और वो 7th और 11th हाउस का CSL बना हुआ है, जो कि 7th पार्टनरशिप या विवाह का है और 11th गेन्स यानी लाभ का भाव है। बिल्कुल। अब शुक्र की दशा आने पर क्या बदलाव आएंगे? शुक्र की दशा शुरू होते ही इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, अचानक लाभ मिलेगा। अगर नई व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन चलेगी। निजी जीवन में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक बहुत अच्छी यूनियन बनेगी। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि शुक्र स्वतंत्र रूप से 7th और 11th भाव का नियंत्रण लेकर बैठा है। हाँ, उसकी रेगुलर स्क्रिप्ट में 7 और 11 हो या ना हो, उसका CSL स्टेटस ये तय कर देगा कि लाभ और पार्टनरशिप हो के ही रहेगी। ये सच में एक मास्टर की है। लेकिन तीसरा उदाहरण जो बुध का है, वो तो आंखें खोलने वाला है और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला भी है। बुध का उदाहरण काफी क्रिटिकल है। हाँ, मान लीजिए बुध 2nd और 8th हाउस का CSL है और अनटेनेंटेड है। अब 2nd हाउस पैसे का है, लेकिन 8th हाउस तो पीड़ा, दर्द और अचानक आने वाले तनाव का होता है ना। और यहीं पर ग्रहों के प्राकृतिक कारकत्व की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो कैसे? ये समझना जरूरी है कि बुध किस चीज का कारक है। बुध शरीर में नर्व्स यानी नसों और रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। अच्छा। तो जब बुध की दशा आएगी जो कि स्वतंत्र रूप से 8th हाउस का CSL है, तो उसकी सीधी ऊर्जा 8th हाउस की पीड़ा को जागृत करेगी। मतलब स्वास्थ्य समस्याएं? हाँ, स्ट्रेस बढ़ेगा, नर्व्स या सांस से जुड़ी कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। लेकिन चूंकि वो 2nd हाउस का भी CSL है, तो पैसा भी आएगा। ओहो, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा लेकिन अस्पताल के चक्कर और भारी तनाव के साथ। एकदम। और फिर से वही बात सामने आती है, भले ही बुध की अपनी स्क्रिप्ट में 8th हाउस का नामो निशान न हो। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ सतह पर लिखी स्क्रिप्ट को देखेंगे तो हम इस आने वाली स्वास्थ्य समस्या को कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम तो बस 2nd हाउस देखकर कहेंगे तैयार हो जाइए, पैसा आ रहा है, बहुत शानदार समय है। और जब असल में बीमारी आएगी तो लगेगा कि ज्योतिष तो ढकोसला है। यही वो रहस्य है जो कृष्णमूर्ति जी समझाना चाह रहे थे, है ना? अनटेनेंटेड ग्रह की मोनोपोली स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। एकदम सही कहा आपने। स्वतंत्र ग्रह को अपनी ताकत साबित करने के लिए स्क्रिप्ट की मोहताजी नहीं होती। ठीक है, अनटेनेंटेड ग्रहों का एकाधिकार तो समझ में आ गया, वो स्वतंत्र है, वो राजा हैं। लेकिन उन ग्रहों का क्या जो टेनेंटेड हैं, मतलब जो किसी और के किराएदार हैं, जिनके नक्षत्र में कोई और आकर बैठ गया है और उनकी ऊर्जा को बांध लिया है? हाँ, ये एक अलग कहानी है। वो अपना प्रभाव कैसे दिखाते हैं? अगर एक किराएदार को अपने मकान मालिक के नियम मानने पड़ रहे हैं, तो क्या मकान मालिक के अपने परिणाम किराएदार के परिणामों से टकराएंगे नहीं? ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर रूल 2 की एंट्री होती है, जिसे हम एक प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध कह सकते हैं। प्रॉक्सी वॉर। हाँ, टेनेंटेड ग्रह बिल्कुल कमजोर नहीं होते, बल्कि वो एक एजेंट या प्रॉक्सी की तरह काम करने लगते हैं। मतलब सामने कोई और खड़ा है लेकिन गोली कोई और चला रहा है। हाँ। रूल 2 के पीछे का तर्क क्या है? देखिए, रूल 2 का तर्क ये है कि यदि कोई ग्रह टेनेंटेड है तो वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकता, उसकी अपनी ऊर्जा बंध चुकी है। इसके लिए आपको उसके बॉस यानी उसके नक्षत्र स्वामी को देखना होगा। उसका नक्षत्र स्वामी जिस हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बनेगा, ये टेनेंटेड ग्रह उसी हाउस का सबसे प्रबल दावेदार हो जाएगा। अच्छा। इसे इस तरह समझें कि किराएदार खुद कोई नया फैसला नहीं लेता, बल्कि वो अपने मकान मालिक के एजेंडे को ही जमीन पर लागू करने का काम करता है। ओह, इसका मतलब किराएदार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय बन गया है। बिल्कुल। मकान मालिक जिस कुर्सी पर बैठा है, किराएदार उसी कुर्सी के आदेशों का पालन कर रहा है। एकदम सही। टेनेंटेड प्लैनेट का परिणाम उसके नक्षत्र लॉर्ड के CSL प्लेसमेंट से पूरी तरह से तय होते हैं। चलिए, इसे भी कुछ उदाहरणों से कसौटी पर कसते हैं ताकि ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। पहला उदाहरण शुक्र का लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए शुक्र एक टेनेंटेड ग्रह है, यानी किराएदार है। वो स्वतंत्र नहीं है। शुक्र का नक्षत्र स्वामी राहु है, मतलब राहु मकान मालिक है। और भाव टेबल में राहु 11th हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है। अब इस स्थिति में क्या होगा? अब जब भी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो शुक्र अपनी स्क्रिप्ट नहीं देखेगा, वो अपने बॉस राहु की तरफ देखेगा। राहु 11th हाउस का सबलॉर्ड है, जो कि लाभ, इच्छा पूर्ति और गेंस का भाव है। इसलिए शुक्र की दशा में जबरदस्त आर्थिक लाभ होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि चाहे शुक्र की अपनी स्क्रिप्ट में 11th हाउस दूर दूर तक ना हो, जी हाँ, शुक्र की अपनी स्क्रिप्ट में 11 ना होने के बावजूद वो राहु के 11th हाउस वाले परिणामों का पैकेज सीधा झोली में डाल देगा। सही कहा। शुक्र यहाँ सिर्फ एक प्रॉक्सी है, एक माध्यम है। असल खेल राहु खेल रहा है, लेकिन राहु का एजेंडा शुक्र के जरिए पूरा हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो सच में दिमाग की नसें खोलने वाला है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा टेनेंटेड है, उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है। अब शुक्र भाव टेबल में 2nd हाउस यानी धन भाव का सबलॉर्ड बना हुआ है। इसका परिणाम बहुत ही सीधा है। चंद्रमा 2nd हाउस का मजबूत दावेदार बन गया है। चंद्रमा की दशा शुरू होते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपने नक्षत्र स्वामी शुक्र के 2nd हाउस के स्टेटस को पूरी ईमानदारी से लागू कर रहा है। लेकिन जो तीसरा उदाहरण सोर्स मटेरियल में है, वो इस पूरे कंसेप्ट का चरम है। और ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा डरावना भी है। अच्छा? हाँ, मान लीजिए चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र की अंतर्दशा आ जाती है। शुक्र यहाँ टेनेंटेड है। शुक्र का नक्षत्र स्वामी केतु है। केतु। और केतु भाव टेबल में 6th, 8th, 10th और 12th हाउस का सबलॉर्ड बता हुआ है। अब जरा सोचिए, 6, 8 और 12 ये तो जीवन के सबसे भारी उथल पुथल वाले, बीमारी, तनाव और नुकसान वाले भाव हैं। हाँ, और इसका परिणाम यह होगा कि जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा शुरू होगी, इन चारों भावों के बहुत ही मजबूत परिणाम जीवन में एक साथ आ गिरेंगे। बाप रे! अचानक नौकरी में भारी तनाव या बदलाव आ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंताएं पैदा होंगी, खर्चे बेकाबू हो जाएंगे और जो भी इन भावों के नकारात्मक कारकत्व हैं, वे सब हावी हो जाएंगे। मतलब अगर हम सिर्फ एक सामान्य चार्ट देख रहे हैं तो शुक्र बिल्कुल बेदाग और शुभ लग रहा है। बिल्कुल। एक आम ज्योतिषी तो शुक्र की साफ सुथरी स्क्रिप्ट देख के बड़े उत्साह से कहेगा कि अरे वाह, शुक्र की दशा आ रही है, जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जब असल में दशा आती है तो रातों की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र अपनी स्क्रिप्ट दिखाई नहीं रहा था, वो तो टेनेंटेड था। एकदम सही पकड़ा। और पर्दे के पीछे उसका बॉस यानी केतु 6, 8, 10, 12 का जहर लेके बैठा था। शुक्र को मजबूरी में वही उथल पुथल मचानी पड़ी। यही वो असली डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ज्योतिषी शुक्र को देख रहा है जबकि असल खिलाड़ी केतु है। ये प्रॉक्सी वॉर या छद्म युद्ध अगर समझ में नहीं आया तो भविष्यवाणी कभी सटीक नहीं हो सकती। तो आखिर सबका मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हम इस रहस्य से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप ही बताइए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख ये है
कि केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सामने दिख रहे नंबर्स या स्क्रिप्ट को पढ़ने का कोई सीधा साधा खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ सतह की एक लेयर देखकर इतनी जटिल घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रहों के ये जो 2 नियम हैं, मतलब किराएदार और मकान मालिक का जो ये सिद्धांत है, ये वो मास्टर की हैं जो उन घटनाओं की सटीक व्याख्या करते हैं जो कागज पर मौजूद न होने पर भी असल जिंदगी में धड़ल्ले से घटित हो जाती हैं। एकदम। जो एक्सरे मशीन हमें शुरुआत में खराब लग रही थी, असल में वो एकदम सही काम कर रही थी, बस हम ही उस रिपोर्ट को पढ़ने का सही तरीका नहीं जानते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, अक्सर हम ज्ञान को बहुत सतही तौर पर अपना लेते हैं। हम क्या हो रहा है ये तो देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्यों और कैसे काम कर रहा है, इसकी गहराई में जाने से कतराते हैं। ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब हम उसकी जड़ों को समझते हैं। सही कहा। अगर विश्लेषण सिर्फ रटे रटाए नियमों तक सीमित रहेगा तो धोखा खाना तय है। ये सिद्धांत हमें रटे रटाए ढांचे से बाहर निकालकर एक वास्तविक और गहरे विश्लेषण की ओर ले जाता है। बिल्कुल। हमें अंधाधुंध सिर्फ नंबरों पर भरोसा करने के बजाय ये देखने की आदत डालनी होगी कि कौन स्वतंत्र है और कौन किसी के अधीन है। ग्रहों के बीच की ये सत्ता, ये प्रॉक्सी वॉर और एकाधिकार का खेल ही असली ज्योतिष है। एकदम सही निष्कर्ष है। तो आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? जरा सोचा जाए, कृष्णमूर्ति जी ने इन नियमों को अपनी पुस्तक में एक गोपनीय या सीक्रेट सूत्र के रूप में क्यों लिखा होगा? उन्होंने इसे पहले ही पन्ने पर एक साधारण नियम की तरह क्यों नहीं समझा दिया? सोचने वाली बात है। शायद इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि इस ज्ञान की असली ताकत तक केवल वही पहुंचे जो सतह से परे देखने का साहस करते हैं, जो आसान रास्तों के बजाय सवालों से जूझना पसंद करते हैं। तो ये सोचने का विषय है कि क्या हमारे आसपास, हमारी अपनी फील्ड्स में ज्ञान के ऐसे और भी कई स्तर, कई लेयर्स हो सकती हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद है। बिल्कुल हो सकती हैं। शायद वे कोई गहरे रहस्य नहीं है, बल्कि उन्हें डिकोड करने के लिए बस नजरिया बदलने की जरूरत है। शायद हर जगह हमें बस ये पूछना शुरू करना है कि यहाँ स्वतंत्र कौन है और किराएदार कौन है। बहुत ही गहरा विचार है। इस विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नए विषय की गहराइयों को नापने के लिए।